नमस्कार। पॉडकास्ट की दुनिया में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले पॉडकास्ट में आपने देखा कि अगर 4 जून 2024 को इसी वक्त या शाम का वक्त रहे और हम और आप एक दूसरे को सुन रहे हों, देख रहे हों, तो उस दिन हमारी चर्चा क्या होगी। जी हाँ, चर्चा उस दिन क्या कुछ होगी वो पहले पॉडकास्ट में अगर आपने देखा है तो आप समझ गए होंगे कि किस बारे में हम बात कर रहे हैं। लेकिन अगर नहीं देखा है आपने तो उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे है और इस वीडियो के बीच में भी है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। लेकिन आज के इस पॉडकास्ट में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं और हमेशा की तरह आज भी हमारे साथी प्रशांत टंडन जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। प्रशांत जी, आपका स्वागत करता हूं और पॉडकास्ट की दुनिया में चलें। और कल से लेकर अभी लगातार हम लोग देख रहे हैं कि जो चर्चा चल रही है वो कांग्रेस के घोषणा पत्र की चर्चा चल रही है। क्या घोषणा पत्र चुनाव जिताऊ साबित हो सकते हैं? क्या घोषणा पत्र चुनाव जिता सकते हैं? इसी पे चर्चा करेंगे। और दोस्तों, आप जानते हैं कि ये चर्चा हमारी बहुत ही अनौपचारिक होती है। इसमें कोई बातचीत वैसी नहीं जिसमें बैठकर हम लोग बिल्कुल पिनअप करके और टाई बिल्कुल लगा के जैसे मैं बैठता हूँ वैसे ना बैठ कर के एक सामान्य स्थिति में हम लोग बैठे हैं और थोड़ी सी ऐसी चर्चा, ऐसे गपशप हम करें जो हमारे तमाम साथी जो हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको भी लगे कि हाँ, ऐसी बात तो हम भी सोचते हैं। तो ज़रा हम लोग चर्चा आगे बढ़ाते हैं। ये कोई इंटरव्यू नहीं है, ना हम आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, ना मैं आपका कर रहा हूँ। हम दोनों गपशप कर रहे हैं और उन लोगों के लिए गप। बिल्कुल। और दो एक चीज़ें राजीव जी देखी इसमें कि आज के अखबारों में क्या छपा, मीडिया में क्या आया। तो कुछ चीज़ें जो मैनिफेस्टो से मिसिंग थी उसकी चर्चा हुई, लेकिन मैनिफेस्टो फ्रंट पेज पे बड़ी हेडलाइन के साथ लगभग सभी प्रमुख अखबारों में था। ये एक बड़ी बात है। ये बड़ी बात इसलिए राजीव जी कि चुनाव याद कीजिए, आप चुनाव वीपी सिंह के ज़माने से याद कीजिए या और पहले से याद कीजिए। चुनाव हमेशा नारे पे होते हैं। मैनिफेस्टो तो एक बहुत ही बोरिंग दस्तावेज होता है जिसको कोई पढ़ता भी नहीं है और आमतौर पे ये खाना पूर्ति होती है, औपचारिकता होती है जो कि चुनाव के बीच में कभी आ गई, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है और एक पीडीएफ जो है सारे पत्रकारों को भेज दिया जाता है। कोई, मुझे नहीं लगता कि मतदाता कोई मैनिफेस्टो पढ़ के मतदान देता होगा जी। तो अब हम जब बात कर रहे हैं तो ये मैनिफेस्टो बहुत ऑर्गेनाइज्ड है और ये मैनिफेस्टो ऐसी उसमें बातें हैं जिसको कल रात में भी हम लोगों ने चर्चा की थी न्यूज़ पॉइंट में। तो मैनिफेस्टो में वो बातें हैं राजीव जी की जो आमतौर पे हम लोग चर्चा कर रहे होते हैं इस तरीके के पॉडकास्ट में, कॉफ़ी में, चाय में, सड़कों पे, रेस्टोरेंट्स में, क्लब्स में, कॉफ़ी हाउस में, घरों में, कि क्या होना चाहिए। क्योंकि पॉलिटिकल चर्चा जो है राजीव जी, आज भी सुबह जब मैं मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ तो जो पार्क है जहाँ जाता हूँ वो पॉलिटिक्स से भरा होता है। जी, आप तो खूब लिखा करते हैं सोशल मीडिया पे। जी। जो खासकर उन लोगों के लिए जो बैठकर वहाँ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान अर्जित वो भी करके एक ग्रुप वहाँ है, बैठते हैं। वो एक ग्रुप है वहाँ पे, वो ग्रुप आता है, उनसे भी मेरी बात होती है, बड़ी मज़ेदार बातें होती है। लेकिन आज वहाँ पे मैनिफेस्टो की चर्चा भी थी। अच्छा जी। तो क्या है कि ये एक नई तब्दीली जो है हम इस चुनाव में देख रहे हैं, जहाँ मैनिफेस्टो चुनाव के शुरू में ही आ गया। पहली बात, वो ऐसे मुद्दों पे आया कि जिसको लोग चर्चा कर रहे हैं, वरना मैनिफेस्टो वो 8 फॉन्ट साइज में एक खाना पूर्ति और ठुसे हुए शब्द और बहुत सरकारी से शब्दों में मैनिफेस्टो आया करता था। अब ये थोड़ा सा, अब मैनिफेस्टो को जब राजीव जी मैं देख रहा हूँ तो उसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि जैसे मैंने कहा कि चर्चा में रही हैं, चाहे वो आरक्षण की बात हो, चाहे वो आरक्षण से याद आया, आप जब बात कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा इस मैनिफेस्टो में एक्चुअली हम लोग बात जो कर रहे हैं वो कांग्रेस के मैनिफेस्टो की बात कर रहे हैं। कांग्रेस का और पार्टियों का नहीं आया है, जब उनका आएगा तो वो भी बात करेंगे। है कि बीजेपी ने तो अभी अपने मैनिफेस्टो कमेटी का गठन ही किया है
राजनाथ सिंह जी को मुझे जहां तक ध्यान है उनको मैनिफेस्टो कमेटी का चेयरमैन बनाया है, जबकि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो को ला दिया है। वो किताब बुकलेट हम लोगों के पास भी है, बुकलेट 48 पेज के उन्होंने बहुत ही शानदार ढंग से बहुत रंगीन अच्छे कागज पे उन्होंने छपाई कर दी है कांग्रेस ने। तो ये जो मैनिफेस्टो है, इस मैनिफेस्टो में आरक्षण की आप बात कर रहे हैं, ये काफ़ी सुर्खियां बटोर रहा है। जी। कांग्रेस आरक्षण की सीमा शायद आगे बढ़ा रही है। ये जो पूरी चर्चा आम होती है पब्लिक डोमेन में राजीव जी, कि पार्लियामेंट नहीं काम करती है, कोर्ट ऐसा है, आरक्षण नहीं है, नौकरियां नहीं है, डॉलर का दाम इतना ऊपर हो गया, तमाम चर्चाएं पब्लिक डोमेन में रहती हैं जी। इस मैनिफेस्टो में वो सब बातें आई हैं। पहली बात तो ये है। दूसरा कि अगर भारत जोड़ो यात्रा को हम देखेंगे तो राहुल गांधी सोशल जस्टिस पे, जातिवार जनगणना पे, आरक्षण पे बहुत बातें कर रहे हैं जी। वो बातें यहाँ आई हैं। अब आरक्षण की बात इसलिए राजीव जी बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये आरक्षण हाशिए के समाज के लिए है, बिल्कुल, और ये अफर्मेटिव एक्शन है। दूसरे मुल्कों में भी आरक्षण है, ये कोई गलतफहमी नहीं पाले कि केवल ये भारत में ही है। बिल्कुल, ये अमेरिका में भी आरक्षण है, और अमेरिका की तर्ज पे एक आरक्षण मुझे इसमें दिखाई दिया, इसकी चर्चा मैं करना चाहता हूँ। अमेरिका में एक अफर्मेटिव पॉलिसी उसको कहते हैं वहाँ पे, और उस अफर्मेटिव पॉलिसी में एक बात होती है कि जो हिस्पैनिक हैं वहाँ पे, ब्लैक्स हैं, उस तरीके के लोग जो वहाँ का हाशिया का समाज है, उनके एक अलग इंडस्ट्री चैम्बर्स होते हैं, और सारे इंडस्ट्री को ये वो है, ज़रूरी है, कानूनी रूप से ज़रूरी है कि वो इतना परसेंट, 10%, 5% उस इंडस्ट्री से भी लेंगे एंसिलरी। जैसे मान लीजिए कि मेरी जूता बनाने की फैक्ट्री है जी। तो जूता में फीता भी है, जूते में सोल भी है, तो सब अलग अलग प्रोक्योर होता है। तो उसमें क्या वहाँ पे अमेरिका में ये है कि वो कुछ चीज़ें वो प्रोक्योर उनसे भी करेंगे इतना परसेंट जो ब्लैक्स या हिस्पैनिक या दूसरी हाशिए के समाज से आती हैं। इस तरीके की बात यहाँ भी आई है। कांग्रेस के इस मैनिफेस्टो में ये बात है कि हम उन इंडस्ट्रीज से लेंगे जो इंडस्ट्रीज SC ST OBC की होंगी। ये पहली बार एक नई चीज़ देख रहे हैं। आरक्षण है, आरक्षण की जो कैप है 50% की सुप्रीम कोर्ट में, जो मुझे कभी समझ में नहीं आया कि 50% कैपिंग क्यों है, कहाँ है, संविधान में कहीं नहीं उस पर देख है। तो अब खैर उस पर चर्चा बहुत है। सुप्रीम कोर्ट ने कैप लगा दी थी, वो कैप टूट गई EWS में। जी बिल्कुल, EWS में टूट गई वो कैप। अब EWS में भी तो कांग्रेस ने कह दिया है कि जी हम बाकी जातियों को भी इसमें इंक्लूड करेंगे, केवल जनरल कैटेगरी का नहीं होगा। तो ये नई चीज़ें बहुत हैं, और इसमें जो मुझे दिख रहा है वो डेमोक्रेसी 2.4 वर्जन है ये। जी जी। और जैसे अपने मोबाइल में, लैपटॉप में हमको सॉफ्टवेयर अपडेट करना पड़ता है, हमारी डेमोक्रेसी का सॉफ्टवेयर तो अपडेट ही नहीं हुआ कितने सालों से। बहुत सारे रिफॉर्म्स पेंडिंग है, बड़ी बातें होती हैं मीडिया की बहुत बात होती है। आपके पास मीडिया हाउस है। जी जी बिल्कुल। मीडिया की बहुत बातें हुई हैं इसमें मैनिफेस्टो में। मीडिया की बातें हर जगह हम लोग करते हैं। कुछ लोग मीडिया को गाली देते हैं, कुछ हमारे आप जैसे मीडिया को भी बुरा भला कहते हैं, कुछ जो है जिसको गोदी मीडिया कहा जा रहा है या जिसको सरकारी मीडिया कहते हैं, और उनको बहुत बुरा भला कहते हैं। एंकर्स के नाम लेके सोशल मीडिया पे क्या ना क्या चलता है, दिन भर रात भर सोशल मीडिया पे मीडिया की मीम्स बनाए जाते हैं। मीडिया पे बहुत चर्चा है। आपने पढ़ा मीडिया का? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मीडिया स्पेशली चूँकि अपना तो व्यवसाय मीडिया है, व्यापार मीडिया है और काम मीडिया है, तो मीडिया पे बहुत सारी बातें हैं। लेकिन मीडिया पे आए उससे पहले 2-3 महत्वपूर्ण बातें जिसकी जांच की बात कही गई है इसमें। इलेक्टोरल बॉन्ड, PM केयर फंड। कई हमारे साथी जब हम न्यूज़ पॉइंट करते हैं उसमें भी कहते हैं कि अब बारी जो है इलेक्टोरल बॉन्ड के बाद PM केयर फंड की है। तो PM केयर फंड, रक्षा सौदे
कि जो रक्षा सौदे हुए हैं उसकी जांच, फिर उसके अलावा जितने जो दिए गए उसको जो सरकारी संपत्तियां हैं उसकी जो बिक्री हुई हैं, जो प्राइवेट कंपनीज को दे दी गई, अंबानी साहब, अदानी साहब, ऐसे बड़ी कंपनियां जो हैं, उसकी जांच, इन सब की बात उसमें रखी गई है। जी, पीएम केयर का राजीव जी इतना बड़ा, ये जिस दिन खुलेगा तो ये बड़ा घोटाला, जैसे कि इलेक्ट्रल बॉन्ड सामने आया कि लोग बॉन्ड खरीद रहे हैं, ईडी का छापा पड़ रहा है, उसके बाद बॉन्ड खरीद रहे हैं, उनको ठेका मिल रहा है, ये हमको लिंकेजेस मिल रहे हैं बॉन्ड से। इतना बड़ा जो इसकी चर्चा आप कर रहे हैं, ये तो बड़ा घोटाला सामने आएगा। जिस भी दिन इसकी परतें खुलेंगी वो इलेक्ट्रल बॉन्ड से कम बड़ा घोटाला नहीं होगा ये। दूसरी बात की कई बार हमारे साथी कहते हैं कि अब तो उसी का नंबर है, पीएम केयर फंड पे ही बात कीजिए आप लोग, इलेक्टोरल बॉन्ड का तो सारी बातें आ गई हैं, लेकिन पीएम केयर फंड में और क्या कुछ है, उसकी जांच की बात हुई है इस मैनिफेस्टो में। हाँ वही जी। और दूसरी बात ये कि अब अंजलि भारद्वाज, जिनका मैंने इंटरव्यू किया था जी, और एक कमोडोर बत्रा हैं, हाँ लोकेश बत्रा जी ट्रांसपेरेंसी एक्टिविस्ट है, वो आरटीआई डालते रहते हैं खूब, और इलेक्ट्रल बॉन्ड में भी उन्होंने बड़ा काम किया था। बेसिकली पहला काम तो उन्होंने शुरू किया था, आरटीआई डाल के स्टेट बैंक से तमाम चीज़ें उन्होंने निकालवाई जी। और ये इलेक्ट्रल बॉन्ड सुप्रीम कोर्ट के फैसले के दौरान भी नए छपने गए थे, सरकार ने छपने दिए थे, ये भी लोकेश बत्रा की ही आरटीआई से आया। उन्होंने आरटीआई डाली पीएम केयर्स फंड के बारे में हिसाब किताब पूछने के लिए। उनको मना कर दिया गया कि ये पीएम केयर्स फंड कोई पब्लिक अथॉरिटी नहीं है। तो एक और आरटीआई गई है वहाँ पे, मुझे याद नहीं आ रहा अभी किसकी आरटीआई है, लेकिन एक और आरटीआई गई है, क्योंकि उसकी जो वेबसाइट है पीएम केयर्स की, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की nic.in है वो। हाँ बिल्कुल। तो किसी ने ये भी आरटीआई डाली है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कि आप ये बताएं कि ये डोमेन है, इसमें कितना खर्चा आया है, डोमेन कैसे बनाया, वगैरह वगैरह। तो अब वो लिंक करने की कोशिश हो रही है। इसमें कॉर्पोरेट से लेके सब जगह से पैसा गया पीएम केयर्स में। सारे जितने जो नुकसान कहाँ हुआ राजीव जी, अगर आप इसका देखेंगे कि जितने पब्लिक सेक्टर यूनिट हैं उनका जो CSR है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जो फंड होता है जी, वो अच्छा खासा फंड होता है, उसका तमाम पैसा इसमें चला गया पीएम केयर्स में। वो CSR से विकलांग के लिए या बहुत सारे ज़रूरतमंद लोगों के लिए कुछ ना कुछ काम होता था, वो जो NGOs करते थे वो काम, वो सब चला गया। बिल्कुल। तो पीएम केयर्स की जांच है, इसमें जांच की बात है, ये बड़ा घोटाला सामने आएगा। दूसरी बात की एक जो हम देख रहे हैं राजीव जी कि एक कार्यकर्ता ब्यूरोक्रेसी बन गई है, एक कमिटेड ब्यूरोक्रेसी जी कब बन गई है। लगातार कोई भी मोदी साहब का जो टॉप ब्यूरोक्रेटिक सर्किल है उसको आप देखिए कि वो रिटायर ही नहीं हो रहा है। हमारे जो चीफ सेक्रेटरी, वो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, वो आज़ाद भारत के लॉन्गेस्ट सर्विंग कैबिनेट सेक्रेटरी हैं। जी बिल्कुल। रिटायर ही नहीं हो रहा कोई, 3-3, 4-4, 2-2 एक्सटेंशन सबको मिल रहे हैं बिल्कुल। और वो एक कमिटेड ब्यूरोक्रेसी बन गई है। इस ब्यूरोक्रेसी को, कमिटेड ब्यूरोक्रेसी के लिए भी इस घोषणा पत्र में, कांग्रेस के घोषणा पत्र में इशारे में बात कह दी गई है बिल्कुल कि जांच होगी, आप लोगों की भी जांच की जो बात है उसमें वही मैं बता रहा था, इलेक्टोरल बॉन्ड की जांच, फिर से पीएम केयर फंड की जांच, फिर से सरकारी संपत्तियों को जो आपने दिया, ठेके पे दिए या जैसे भी दिए आप उन व्यवसायियों को, उसकी जांच, रक्षा सौदे जो हैं उसकी जांच, इन सब की जांच। लेकिन उसके अलावा एक और भी बहुत मज़ेदार तथ्य है जिसकी बात हमारे दर्शकों को शायद हमेशा गुदगुदाती है, वो बात है ईवीएम वाली। ईवीएम पे भी चुनाव सुधार, और उसमें सबसे बड़ी बात है कि आप चुनाव पारदर्शी तरीके से कैसे करवा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ साथ वीवीपैट, और वीवीपैट में सब आपके हाथ में पर्ची, यानी यहाँ चुनाव सुधार, चुनाव आयोग पे भी बात है
कि जो आप 3 लोगों की कमेटी बनाए हैं, उस कमेटी को भंग करके फिर से एक पारदर्शी कमेटी बनाने की बात भी है इसमें। बिल्कुल। जो 3 बातें जो कही गई हैं इस न्याय पत्र में, एक्चुअली ये घोषणा पत्र मैनिफेस्टो जो है उसको न्याय पत्र नाम दिया गया है। इसमें मूल रूप से रोजगार है, सामाजिक न्याय है और लोकतांत्रिक न्याय है। रोजगार को सर्वोपरि रखा गया है। और रोजगार की जब आप बात आती है तो देखिए कितनी 40 साल का सबसे बड़ी बेरोजगारी हमारे यहाँ है राजीव जी। और वो बेरोजगारी केवल बेरोजगारी नहीं है, जो रोजगार है भी वो उस व्यक्ति को नहीं मिल रहा है जिसकी उसने पढ़ाई की है। हमारे आपके घरों में राजीव जी वो घंटी बजती है और कभी जोमेटो वाला और कभी स्विगी वाला, कभी फ्लिपकार्ट वाला, कभी अमेज़न वाला आता है जी। मैं कई बार उन लोगों से बात भी करता हूँ। अभी परसों नरसों की बात है, मैंने कुछ मंगाया था, रात को 11 बजे घंटी बजी, 11 बजे वो आया। तो वो मुझे लगा कि थोड़ा देखने भालने से, बात करने के तरीके से कि बड़ा एजुकेटेड है। तो मैंने पूछा उससे, तो वो उसकी जो क्वालिफिकेशन वो इंजीनियरिंग है। ओह, वो जिस कंपनी में काम करता था वो कंपनी बंद हो गई कोरोना में, ओहो, तो अब वो ये काम करता है। तो बहुत सारे जो हमारा जो स्किल्ड है वर्कफोर्स, वो काम नहीं करे जिसने उसकी पढ़ाई की है या जहाँ पे वो जीवन में चाहता है। देखिए, हम सब सपना देखते हैं। हमने अपने स्टूडेंट लाइफ में सपना देखा था कि मैं पत्रकार बनूंगा, और जो सब पत्रकार बनने का सपना देखता है तो ये भी सपना देखता है कि वो संपादक बनेगा जी। तो हमारे वो सपने पूरे हो गए। उस वक्त का जो भारत था उसने वो सपने छोटे शहर से आने वाले व्यक्ति के लिए जो अंग्रेज़ी माध्यम स्कूल में नहीं गया था उसको भी चैनल का संपादक बना दिया उसने, बिल्कुल, उस सिस्टम ने। तो आज की तारीख में क्या है कि जो व्यक्ति सपना कुछ और देख रहा है उसको मिल कुछ और रहा है, क्योंकि उसको भी सरवाइव करना है, अपना मकान का किराया देना है, ईएमआई देनी है, घर की ज़रूरतें हैं, घर में लोग बीमार उसका भी खर्चा है। ये बड़ी बुरी बात हो रही है कि लोगों के सपने टूट रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा में बहुत सारे लोगों से मुलाकात की है और वो टूटे हुए सपने के लोगों से बात की है। वही इसी पॉइंट पे आना भी चाह रहा था मैं, जो आप कह रहे हैं कि कितने, देखिए 10,000 किलोमीटर से ज़्यादा की यात्रा करने वाला इंसान कितने लाख लोगों से मिला, महिलाओं, कितनी तस्वीरें हमने अपने ही चैनल पे हम लोग लगातार न्यूज़ पॉइंट और दूसरे कार्यक्रमों में दिखाते रहे, कितने सारे विजुअल्स दिखाए राहुल गांधी के। चाहे वो जब कन्याकुमारी से निकले, आप याद कीजिए, हम और आप कश्मीर तक गए उस भारत जोड़ो यात्रा को कवर करने, कितने लोग आके गले मिल रहे थे राहुल गांधी से, कितनों ने अपनी दुख तकलीफ तमाम बातें कहीं। उसके बाद आप देखिए जी, तो टूटे हुए सपने का भारत कैसा भारत होगा इतने बड़े पैमाने पर। तो भारत ऐसा हो, भारत की इकॉनमी ऐसी हो, इतनी वाइब्रेंट हो कि जो व्यक्ति जो सपना देख रहा है, किसी को माउथ ऑर्गन बजाना है, वो उसकी जीविका उसमें चल जाए, और केवल जीविका नहीं चले, वो एक अच्छा फ्लैट लेके एक अच्छी लाइफस्टाइल में भी व्यतीत करे। किसी को पॉडकास्ट ही करना है मान लीजिए, तो वो पॉडकास्ट में भी वो इतने पैसे कमाए कि वो जिस भी शहर में रहता है वो फ्लैट लेके रहे, सप्ताह में एक बार वो रेस्टोरेंट में भी जाए, वो मॉल में भी जाए, किसी क्लब में ही बैठे, उसको इतने पैसे आए। तो एक तो ये कि वो अपने जिस काम को एंजॉय करता है वो काम उसका लाइवलीहुड है, वो काम उससे उसकी जीविका भी चल रही, तो वो एंजॉय करता है वो काम, तो उसको इम्प्रूव करेगा, उसमें जान लगा देगा अपनी। तो वो जो भारत बनेगा, देखिए रेगन के बाद अमेरिका में जो ये क्रांति आई और जिसके बाद आपने देखा कि अमेरिका के अंदर गूगल बन गया, अमेरिका के अंदर ट्विटर आ गया, फेसबुक आ गया, माइक्रोसॉफ्ट आ गया, एप्पल आ गया, ये जो अमेरिका में हुआ ये रेगन के बाद हुआ, रोनाल्ड रेगन के बाद हुआ। तो
वो टूटे हुए सपनों के लोगों को उसने जोड़ा, रीगन के इकोनॉमिक्स ने, और उससे जो नया अमेरिका बना, क्योंकि रीगन के पहले का जो अमेरिका है वो वियतनाम की, आपको तो मालूम है कि वियतनाम की हार के बाद वो बहुत डिप्रेस्ड कंट्री था। एक डिप्रेस्ड था, सही वर्ड कह रहे हैं आप, बिल्कुल डिप्रेस्ड था। वो डिप्रेस्ड कंट्री था, और उस डिप्रेस्ड कंट्री को एस्पिरेशनल लोगों का कंट्री बनाया, उम्मीदों का कंट्री बनाया। और केवल अमेरिका केवल अपने देश के लोगों के सपने नहीं पूरे करता, वो दुनिया भर के लोगों के सपने पूरे करता। हमारे भारत के भी बिल्कुल 2.5 करोड़ लोग हैं, नौकरी कर रहे हैं मैक्सिमम, और उनके सपनों का देश है वो। तो ये भारत जो है तब बनेगा जब भारत में से लड़ाई झगड़े, नफरत और करप्शन ये कम होगा, और जिस भी काम को, कोई व्यक्ति कारपेंटर है, उसको वो कारपेंटर में भी उसके पास जो हुनर है, जिसको वो एंजॉय करता है, जिसको उसने सीखा है, उसमें वो इतना आगे बढ़े, और वो जो सपना वो अपने बच्चों के लिए देख रहा उसको भी पूरा करे अपनी लाइफ टाइम में। तब तो भारत उन्नत देश होगा। भारत कोई भी देश, राजीव जी, बड़े बड़े 8 लेन के सड़कों से और बड़े बड़े शॉपिंग मॉल से देश उन्नत नहीं होता। देश उन्नत होता है उन्नत समाज से। बिल्कुल। तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो जो बना है, राजीव जी, मैं देख रहा था कल रात से भी प्रोग्राम में भी आपके, मैंने बोला इस बात को कि ये डॉक्यूमेंट कमरे में बैठ के नहीं बन सकता, है ना। हम लोग कई बार देखते हैं ना कि कोई बहुत बढ़िया फिल्म होती है, वो बड़ी हिट हो जाती है वो फिल्म, और कई बार मैं फिल्म के लोगों से पूछता भी हूँ कि यार ये कहानी आपने बनाई कैसे भाई। तो कहानी बनाने के लिए वहाँ जाके रहते हैं, उस परिवेश में जीते हैं जाके, उस परिवेश में जीते हैं जाके, फिर वो कहानी आती। बहुत सी कहानियाँ जो है वो आप बैठ करके अपने स्टडी रूम में बैठकर नहीं लिख सकते। जैसे मंटो का लिटरेचर आप पढ़ें, तो मंटो का लिटरेचर आप लैपटॉप पर नहीं क्रिएट कर सकते। यू हैव टू लिव दैट लाइफ। बिल्कुल। मुझे लगता है कि ये जो डॉक्यूमेंट मंटो हैं, भीष्म साहनी हैं, ये सब उस जमाने के और बंटवारे के समय की जो कहानियां उनकी, जी, वो कमरे में बैठ, चाहे प्रेमचंद जी को देखिए, प्रेमचंद जी को, तो थोड़ा हम उसमें चले गए, साहित्य में चले गए, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण। मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ राजीव जी की, ये डॉक्यूमेंट मैं कल रात को देखा कि ये डॉक्यूमेंट बंद कमरे में बैठ के नहीं बन सकता था। ये जो राहुल गांधी बहुत जगह घूमे पूरे देश में, तमाम तरीके के लोगों से मिले हैं, उनका फीडबैक मुझे दिख रहा है इसमें। देखिए बहुत महिलाएं आई थी मिलने के लिए राहुल गांधी से, महिलाओं पे फोकस्ड इनका पूरा का पूरा एक ये जो घोषणा पत्र, न्याय पत्र, महिला न्याय भी है उसमें, जी। उसमें भी बहुत सारी बातें महिलाओं के उत्थान के लिए, वर्कफोर्स में। और मैं कभी विदेश जाता हूँ राजीव जी, और कंपेयर करता हूँ अपने देश को, या अपने देश में ही कभी मान लीजिए कि जैसे हम लोग बेंगलोर गए हुए थे या दक्षिण भारत जाते हैं, तो हम देखते हैं कि पब्लिक प्लेसेस में महिलाओं की मौजूदगी कितनी है। महिला जब बाहर चल रही तो उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, तो दिखाई देता है कि कॉन्फिडेंस है। वो बात अभी हमारे देश में थोड़ा सा कम है, कम से कम उत्तर भारत में कम है, जिस भी वजह से जी दक्षिण भारत में पब्लिक प्लेसेस में महिलाएं दिख रही, वर्क प्लेसेस में दिख रही हैं, उतनी उस अनुपात में उत्तर भारत में कम है बहुत। उसकी बात यहाँ पे की गई है, क्योंकि बहुत सारे देशों में भी आप जाएं तो पब्लिक प्लेसेस में, वहाँ की मेट्रोज में, वहाँ के मार्केट्स में, वहाँ के ऑफिसेस में आपको महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में दिखाई देती हैं। पार्लियामेंट्स में वहाँ की, हमारे यहाँ भी उतना नहीं है, तो इसका ख्याल रखा गया है मेरे ख्याल से काफ़ी। लेकिन उसमें हाँ, और ये जो कृषि है, अब देखिए कृषि में आप याद कीजिए 2009 का चुनाव जो मनमोहन सिंह की सरकार वापस जीत के आई थी, उसमें किसानों की कर्ज माफ़ी, और फिर इस बार कृषि में किसानों की कर्ज माफ़ी और किसानों के लिए MSP
जिस एमएसपी की लड़ाई आज भी किसान लड़ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले पंजाब के किसान आना चाहते थे, दिल्ली रोक लिए गए बॉर्डर पे, 200 किलोमीटर दिल्ली से आगे बॉर्डर पे रोक लिए गए। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है कि किसानों पे फोकस है, महिलाओं पे फोकस है, रोजगार पे फोकस है, अग्निपथ पे फोकस है। कहा गया है कि इस योजना को साफ कर देंगे, स्क्रैप कर देंगे। और जैसे सेना में या सेना के तीनों अंगों में रेगुलर जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता था, जो लाइफ लॉन्ग होता था, मतलब पेंशन समेत, वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा। दूसरी बात जो आपने 2009 की बात की ना, मुझे याद आया कि 2008-9 में दुनिया में क्या हो रहा था। 2008-9 में राजीव जी दुनिया में लेमन ब्रदर्स डूब गया था अमेरिका में। बिल्कुल, आर्थिक क्राइसिस, विश्व की पूरी वैश्विक आर्थिक मंदी थी। बिल्कुल, भारत उससे निकल गया, भारत में उसका असर नहीं हुआ। बड़े बड़े कंट्रीज़ की इकॉनमी डूब गई, बैंक बंद हो गए अमेरिका में, हमारा एक भी बैंक नहीं बंद हुआ। 3 बड़े कारण थे उसका, जब मैं उसको एनालाइज करता हूँ 3 बड़े कारण थे। और उन 3 कारणों में एक सबसे बड़ा जो कारण था, जो हमारी इकॉनमी और बैंक और हमारा सिस्टम चलता रहा, कि हमारे बाज़ार की डिमांड कम नहीं हुई। तो वो डिमांड कौन क्रिएट कर रहा था? डिमांड क्रिएट हो रही थी मनरेगा की वजह से। मतलब लोगों के पास पैसे की कमी नहीं हुई, पैसा था, पैसा था, ग्राउंड लेवल पे पैसा था। मनरेगा बता रहे हैं आप? मनरेगा था जी। एमएसपी में इजाफे हुए थे, एमएसपी बिल्कुल याद है मुझे, बहुत बढ़िया इजाफे हुए थे उसी दौरान, और पिछले 3-4 सालों में हुए थे। उसका जो असर था, मतलब किसानों के पास पैसे थे किसानों के पास, और कर्ज माफी थी किसानों की, 67,000 करोड़ रुपए की कर्ज माफी। तो हमारे जो रूरल इकॉनमी थी राजीव जी, उसमें करीब उस समय की इकॉनमी के हिसाब से 1 से 1.5 लाख करोड़ रुपया मौजूद था सर्कुलेशन में, जो बाहर मनरेगा का बजट था 35,000 करोड़ का साल का। जी वही। तो अभी इसमें कहा गया है कि मनरेगा मतलब मजदूरी जो है 400 रुपए कर दी जाएगी। जी, बहुत बढ़िया एक किताब है सीकर प्रहलाद की जी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, अपॉर्चुनिटीज एट द बॉटम ऑफ पिरामिड। तो ये जो बॉटम ऑफ पिरामिड है, जो बड़ा होता है, उसको अगर आप उसमें पैसा देंगे तो वो डिमांड क्रिएट करता है। इस बात को तो दुनिया के बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट सब मान चुके हैं कि ट्रिकल डाउन नहीं होता है कि आप ऊपर वालों को पैसे वाला बनाओ तो वो विकास करेगा, नहीं। विकास जड़ को मजबूत करना होगा, वही है ना, जड़ को मजबूत करना होगा। तो जो मोदी साहब ने किया कि ऊपर वालों को मजबूत किया। आपको याद होगा रघुराम राजन का इंटरव्यू राहुल गांधी ने लिया था जब भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 1 के समय में, और उसमें ये बात जो अभी आप कह रहे हैं, दुनिया के जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं वो इसकी बात करते ही हैं कि जड़ को मजबूत करो, यानी कि गांव तक, गरीब तक, उनको अगर आपने मजबूत कर दिया तो खर्च होगा, तो पैसा फ्लो होगा। लेकिन भारत में उसके बाद देखिए 2016 में कितनी बड़ी क्राइसिस आती है, जिस समय नोटबंदी होता है। नोटबंदी के बाद लोगों के जितने भी कैश फ्लो थे, अब जो भी कह करके उस समय मोदी जी ने वो सब किया, लेकिन उसके कारण बहुत बड़ी यहाँ पे क्राइसिस देखने को मिली, जिसमें लोग शादी ब्याह में खर्च नहीं कर पा रहे थे, घर के फंक्शन, छोटे छोटे फंक्शन में नहीं कर पा रहे थे, रुपए बिल्कुल गायब हो गए। ये कहा गया, अब उसके जो भी दावे प्रतिदावे हुए, लेकिन आज की तारीख में फिर से अगर उस कैश फ्लो को, उन तमाम चीज़ों को ठीक करना है, तो रूरल इकोनॉमी की जो बात यहाँ कही गई है, जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, उसको तो मजबूत करना ही होगा। बिल्कुल। और वो गांधी जी का जो सपना था, या गांधी जी का जो फिलॉसफी थी पूरी, कि गांव को स्वावलंबी बनाओ। बिल्कुल। तो गांव स्वावलंबी कैसे होगा? अब मॉडर्न अर्थव्यवस्था में अगर आप गांव को स्वावलंबी बनाएंगे जी, तो गांव में राजीव जी सब कुछ होना चाहिए जो शहर में है। आप विदेशों में रहे, बहुत साल रहे विदेशों में, आप देखिए वहाँ के गाँव में जाइए, आप गांव के बहुत मजबूत गांव होते हैं। गांव के व्यक्ति को शहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, सब कुछ है, सब कुछ है वहाँ पे, बस नेचर जो है वो गांव वाला है बस। हाँ जी। तो इसलिए इस मैनिफेस्टो को मैं देख रहा था कि इसमें बहुत मेहनत इसलिए की गई है,
अब इसमें आते हैं कि क्या ये चुनाव, यही पे आने वाला था। मैं आपसे क्या ये पूछना घोषणा चाहता हूं, पत्र चुनावी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि क्या ये घोषणा पत्र हमको देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है। जी। सब बातें हैं जो हम चर्चा कर, चाहे ईवीएम की बात हो, चाहे जॉब्स की बात हो, सुप्रीम कोर्ट के रिफॉर्म्स की बात हो, पार्लियामेंट अदालत के रिफॉर्म्स की बात खूब है इसमें, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की अलग से एक पीठ बनाने की बात है। तो ये सब बातें हैं जो कुछ हम लोग सोचते हैं, डिस्कस करते हैं, पार्कों से लेकर प्रेस क्लब में और सेमिनारों में, सब कुछ है इसमें। जी, सब कुछ लगभग। लेकिन एक बात नहीं है जिसकी चर्चा लोग खूब कर रहे हैं। ओपीएस की बात कर रहे हैं लोग कि ओपीएस की चर्चा इसमें क्यों नहीं है, ओल्ड पेंशन स्कीम जो है, हाँ। इसकी बात क्यों छूट गई। और मुझे जहाँ तक लग रहा है, आज उसको देख नहीं पाया, शायद कांग्रेस की तरफ से ब्रीफिंग हुई है, डीप ब्रीफिंग हुई है, और उसमें शायद इस पर बात की गई हो, क्योंकि कांग्रेस ने राजस्थान में इसको लागू किया, कांग्रेस ने इसको छत्तीसगढ़ में लागू किया। आप याद कीजिए हिमाचल प्रदेश का चुनाव, और प्रियंका गांधी उस चुनाव को लीड कर रही थी, हिमाचल प्रदेश का विधानसभा चुनाव, उसमें भी कांग्रेस ने इसे लागू करने की बात की और इसको लागू किया गया। तो इसमें कैसे वो छूट गया है? ये मुझे लगता है कि राजीव जी ये कोई पॉलिसी डॉक्यूमेंट नहीं है। हाँ, राइट। ये एक मैनिफेस्टो है, एक वादा है, जी। इसकी एक डायरेक्शन दिख रही है, और जो डायरेक्शन दिख रही है, जो सेंसिटिविटी है जी। अब जैसे मान लीजिए कि मैं एक अगर बात कहूँ कि विकलांग के लिए इन्होंने कहा है कि जो विकलांग लोग हैं उनमें दो बातें बड़ी दिखाई दी हमको, कि ब्रेल और साइन लैंग्वेज, यानी ब्लाइंड जिस डॉट लैंग्वेज में पढ़ते हैं, ब्रेल और साइन लैंग्वेज, इसको भाषाओं का दर्जा दिया जाएगा। अब विकलांग से जुड़ी 50 समस्याएं हैं, वो नहीं है मैनिफेस्टो में, लेकिन एक दिशा दिखाई दे रही है कि ये लोग विकलांगों के प्रति संवेदनशील हैं। तो विकलांगों का आरक्षण, विकलांगों के एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन, इन सब पे भी तवज्जो देंगे, क्योंकि एक संवेदनशीलता दिखाई दे रही है। तो हमको ये मान के चलना चाहिए, और जब ये सरकार पे आएंगे तो हम तो बैठे हुए हैं ना सवाल पूछने के लिए। जी बिल्कुल। आज अगर मोदी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं तो कल जिसकी भी सरकार आएगी यही उनसे भी सवाल पूछेंगे, मैनिफेस्टो लेके बैठेंगे, मैनिफेस्टो लेके बैठेंगे, पूछेंगे इनके मंत्रियों से कि बताइए भाई। बिल्कुल। लेकिन सवाल ये है, वो जिस सवाल पे आप और हम हैं, और जिससे इस चर्चा की हम लोगों ने शुरुआत की है, कि चुनाव में जिताएगा कि नहीं। हाँ। ये बताइए आप। मुझे जहाँ तक लगता है प्रशांत जी कि अगर इस डॉक्यूमेंट को, इस न्याय पत्र को, जिसको कांग्रेस पार्टी न्याय पत्र कह रही है, उसको अगर गांव-गांव तक पहुंचाने में ये सफल हो गए, और जिसमें राहुल गांधी ने बहुत काम कर दिया है। एक बात माननी होगी कि राहुल गांधी ने पिछले 2 साल में कांग्रेस के लिए ज़मीन को, जो खेत बनाते हैं, आप खुदाई करते हैं, खाद बीज डालते हैं, खाद डालते हैं, सब कुछ करके मिट्टी को उर्वरक बना देते हैं, इसके बाद आपका काम है बीज डालना। राहुल गांधी ने बीज भी डाल दिया है, लेकिन इसकी सेवा करने का काम, यानी कि अंकुरन, उसके जो बीज का अंकुरित होता है वो, और वहाँ से लेके फसल तक, ये काम कार्यकर्ताओं का है और दूसरे नेताओं का है। इस मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरपर्सन जो हैं वो पी चिदम्बरम हैं, आप जानते हैं। तो ये काम पी चिदम्बरम का भी है कि लिख करके सिर्फ आप देखिए, सबसे ज़्यादा हिंदी से ज़्यादा इंग्लिश में जी 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 कांग्रेस ब्रीफिंग में भी पहले इंग्लिश बोलती है, कांग्रेस डॉक्यूमेंट भी पहले इंग्लिश में देती है, फिर हिंदी में देती है। यानी कांग्रेस जान रही है कि मेरा ब्लाइंड जो मतदाता है या वोट बैंक है वो दक्षिण में है। तब तो दक्षिण, यानी कि दक्षिण की भाषाओं के साथ साथ इंग्लिश सर्व मान्य है, और सब लोग जानते हैं, मैक्सिमम दक्षिण भारत के लोग तो उसको करते हैं। तो वहाँ तक अगर पहुँचाने में ये इनका फोकस उधर है, तो कम्युनिकेट कैसे करेंगे, ये एक दिक्कत हाँ। है। ये एक अभी आज रैली हुई है जयपुर में, आज, हाँ, शानदार रैली हुई है, सोनिया गांधी का शानदार भाषण शायद हुआ। मैनिफेस्टो के ही रिलीज़ की रैली है वो, तो अभी देखा नहीं उसको, लेकिन इस तरीके की रैलियों से कुछ डिवाइस करना पड़ेगा इनको कि कम्युनिकेट कैसे करें। जैसे वॉशिंग मशीन पकड़ लिया है इन्होंने, और इलेक्ट्रल बॉन्ड को कम्युनिकेशन करने का वॉशिंग मशीन एक अच्छा हो सकता है कभी। लेकिन जैसे मान लीजिए, आपको याद है कि हम लोग एक बार राजस्थान के चुनाव की बात थी, और मैं जो इनकी हेल्थ स्कीम है, चिरंजीवी योजना, इसका एक्सटेंशन दे रहे हैं कि उसको राजस्थान की जो चिरंजीवी योजना है
उसको हम नेशनल लेवल पे करेंगे। पूरे 25 लाख रुपए उसमें, 25 लाख रुपए का। आपको याद है कि सुबह सुबह हम लोग ब्यावर जा रहे थे, पाली के पास, वो गांव जो है ब्यावर। पाली के पास जी। और पाली के पास एक गांव में सुबह 7 बजे कुछ लोग आग ताप रहे थे और हम लोग वहाँ रुक गए, चाय की दिख रही थी, चाय पीने के लिए। और वहाँ जब लोगों से बात हुई तो एक व्यक्ति मिला जिसको कैंसर था और उसका इलाज हुआ था, और भाजपा का सपोर्टर था वो। और वो, हाँ, वो भाजपा का सपोर्टर था। और उसने जो बाइट, हमारे करस्पॉन्डेंट ने बाइट भी लिया, हमारे रिपोर्टर ने, और वो बड़ा वायरल हुआ था वो वीडियो। जी, काफी वायरल, सोशल मीडिया में सब जगह। तो एक तो ये कि वो कम्युनिकेट वहाँ हो रहा है, अब उसको कैसे, अब वो उस गांव में तो दोबारा अगर जाएगा कि हाँ वही चिरंजीवी योजना लेकर आए हैं जो नेशनल लेवल पे करेंगे, अब उसको कि दिल्ली वालों को भी वैसा इलाज होगा, मुंबई में रहने वाले व्यक्ति का, या देश के किसी भी हिस्से में, कानपुर में, उन्नाव में, सब जगह इलाज होगा। इसको कम्युनिकेट करने का चैलेंज है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन फिर भी लगता है प्रशांत जी मुझे कि आधा काम, आधा से ज़्यादा काम राहुल गांधी कर चुके हैं। इनकी धड़ाधड़ रैलियां होंगी और अभी इसको लॉन्च कर रहे हैं। लॉन्चिंग के नाम पे ये हर जगह, चाहे आज जैसे जयपुर में, फिर उसके बाद हैदराबाद में, सब जगह लॉन्चिंग हो गई और धीरे धीरे गांव तक पहुंचाने का काम इनके कार्यकर्ताओं का है। कार्यकर्ता अगर कांग्रेस पार्टी के थोड़े मजबूत हो जाएं, इस घोषणा पत्र को समझें, क्योंकि इस घोषणा पत्र में एक वो तो साफ दिखाई देता है कि राहुल गांधी ने जो भारत को देखा है और भारत कैसा होना चाहिए। जैसे गांधी जी घूमे आकर के आज़ादी के समय, जब लौट के आए भारत, और वो घूम करके जो अपने डॉक्यूमेंट्स उन्होंने तैयार किए, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आई, बहुत सारी किताबें उन्होंने लिखी, फिर तो वैसे ही कुछ यहाँ दिखाई तो देता है, लेकिन पहुँचाने का काम जी, और अगर नहीं पहुँचा पाए तो फिर बिल्कुल, फिर तो आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं थी। फिर आप जैसे अभी बीजेपी के का जो संकल्प पत्र आएगा, वो संकल्प पत्र कहते हैं, तो बीजेपी का जो संकल्प पत्र आएगा वैसे ही बना देते हैं, आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत क्या थी। जी जी। और चुनाव की शुरुआत में तो मेरा बड़ा दिलचस्पी होगी इसको देखने की कि इसको कम्युनिकेट फर्दर कैसे करते हैं और इसका चुनाव में क्या असर है। क्योंकि मैंने बहुत सारे राजनीतिक चुनाव देखे हैं जो एक मुद्दे पर, मतलब मैं विश्वनाथ प्रताप सिंह के साथ भी कई बार ट्रेवल करता था जी। तो आप 15 रैली कर रहे हैं, आप उनके साथ, उनके काफिले में हो और 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर आप उनके साथ चल रहे हो, 2 दिन उनके साथ हैं आप, और उस बीच में वो 25 रैलियाँ कर रहे हैं, आप बोर हो जाएंगे क्योंकि वो वही बातें कर रहे हैं, वही कुर्ते की जेब में हाथ डाल के बोफोर्स का नंबर है मेरे पास, स्विस बैंक का, और बोफोर्स। तो अब एक मुद्दे पर उन्होंने चुनाव जीत लिया। ऐसे ही आप देखिए कि पिछला चुनाव भी लगभग पुलवामा बालाकोट पे जीत लिया गया, मोदी जी ने जीत लिया, क्योंकि 2014 का चुनाव भ्रष्टाचार पे जीता गया, भ्रष्टाचार पे जीता गया एक मुद्दे पर। तो एक मुद्दे पर भाषण देकर चुनाव जीते गए हैं हमारे देश में, और एक मुद्दे पे ही चुनाव हमेशा से हुए हैं। बिल्कुल। जनता पार्टी एक ही मुद्दे पर चुनाव जीती थी, 77 का चुनाव, हाँ, कि इमरजेंसी, बिल्कुल, नसबंदी सबसे बड़ा मुद्दा बन गया था, जो मेरी जनरेशन को याद है। तो ये मेरी बड़ी इसमें इंटरेस्ट होगा वो मुद्दा कौन सा है कि इसमें, हाँ, कि मैनिफेस्टो पे अगर चुनाव जीता जा सकता है। क्योंकि मैं विदेशों में देखता हूँ, जो यूरोपियन डेमोक्रेसीज है, वहाँ पे आप देखिए कि छोटी छोटी सभाएं होती हैं और उन सभाओं में पर्चे लेकर वो टॉप लीडर्स जाते हैं और बात करते हैं। अमेरिका का चुनाव तो बड़ा तड़ा भड़क का है, लेकिन यूरोप के चुनाव में भी बचा हुआ है, छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं होती हैं। अमेरिका का चुनाव तो बहुत तड़क भड़क वाला है, लेकिन यूरोप के चुनाव में मुझे दिखाई देता है कि नुक्कड़ सभाएं होती हैं और मैनिफेस्टो के आधार पर होता है। ये चुनाव अगर मैनिफेस्टो के आधार पर हो रहा है और इसके रिजल्ट आते हैं कांग्रेस के मुताबिक, अगर रिजल्ट आते हैं तो मुझे लगेगा, फिर मैं कह सकता हूँ कि हाँ, ये डेमोक्रेसी 2.4 का डॉक्यूमेंट था। यहाँ से अब डेमोक्रेसी एक नई दिशा में, नई ट्रेजेक्ट्री में जा रही है, और हमारा मतदाता बहुत एजुकेटेड है, इस डेमोक्रेसी को प्रिजर्व करना जानता है। वो नारों पे, मुद्दों पे चुनाव, सिंगल मुद्दे पे चुनाव नहीं दे रहा, उसके पास एक अपने लिए और देश के लिए एक बड़ा विजन है, और उससे वो मैच कर रहा है।
जी बिल्कुल। कि हम मोबाइल खरीदने भी जाते हैं राजीव जी, तो हमारे दिमाग में एक होता है ना कि कैमरा ऐसा हो मोबाइल का, इतने मेगापिक्सल का हो, उसमें कितने उसका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा हो, उसमें ऐप्स कौन कौन से आ सके हैं, फीचर्स क्या क्या हो, कितने सिम लगते हों, मेमोरी कार्ड कितना हो, मेमोरी कितनी हो। हम घर से सोच के जाते हैं कि 20,000 रुपये का, 15,000 रुपये का अगर मोबाइल हमको लेना है, उसमें ये फीचर्स हैं। तो देश की सरकार अगर हम चुन रहे हैं और तब हम वोट जाते वक्त हमारे दिमाग में फीचर्स नहीं है कि हमको देश के फीचर क्या क्या चाहिए, डेमोक्रेसी कैसी हो, पार्लियामेंट कैसे चले, अदालतें कैसी हो, पुलिस कैसी हो, नौकरियां कैसी हो, शिक्षा कैसी हो, स्वास्थ्य कैसा हो, तो ये फीचर्स देखना ज़रूरी है हमारे मतदाताओं के लिए। बिल्कुल। और इस फीचर में अगर कुछ ऐसे नारे आ जाएं, कुछ ऐसे मुद्दे आ जाएं तो और बेहतर होगा। और इन नारों मुद्दों में जो अभी सबसे ऊपर दिखाई, मैं अभी आप जब बात कर रहे थे तो मैं एक चीज़ और सोच रहा था कि इस बार का चुनाव, अगर चाहे 77 की हम लोगों ने बात की, 1984 की बात देख लीजिए, बीपी सिंह के समय की बात देखिए, वो फोर्स का मामला, उसके बाद 2004 का मामला देखिए आप, शाइनिंग इंडिया पे चुनाव लड़ रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी। 2009 का चुनाव कर्ज माफ़ी पे मनमोहन सिंह लड़े थे, किसानों की कर्ज माफ़ी, एमएसपी। उसके बाद 2014 का चुनाव भ्रष्टाचार पे लड़ा गया, 2019 का चुनाव पुलवामा बालाकोट पे लड़ा गया। तो ये चुनाव नरेंद्र मोदी के लिए कौन सा मुद्दा है और कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के लिए कौन सा मुद्दा है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। कई सारे मुद्दे आ रहे हैं, अगले पॉडकास्ट में इसमें हम लोग खुल के चर्चा करें तो ज़्यादा बेहतर होगा कि आखिर कौन सा मुद्दा यहाँ सामने दिखाई देता है। मैं तो चाहता हूँ कि मुद्दा विहीन चुनाव हो जाए। मुद्दा विहीन चुनाव होगा तो जनता अपने कैंडिडेट को देखेगी, जनता के अपने सवाल होंगे और उन सवालों पे वो मतदान करेगी। तो ये मुद्दा विहीन चुनाव हो नेताओं की तरफ से तो बेहतर है। बिल्कुल मुद्दा विहीन हो, लेकिन अभी भी सवाल ये एक छूटता है कि क्या मैनिफेस्टो चुनाव जिता सकते हैं, ये सवाल। ये गेंद तो कांग्रेस के पाले में है। जी बिल्कुल। तो ये गेंद जो है वो कांग्रेस के पाले में है। और हम चर्चा अभी कर रहे थे कि क्या मैनिफेस्टो के जरिए चुनाव जीता जा सकता है, और उसके बहुत सारे आयाम हैं। इस चर्चा में आप ये भी सुन रहे थे कि इस मैनिफेस्टो में है क्या, और अगर इस मैनिफेस्टो के दम पर कांग्रेस चुनावी मैदान में जाती है तो उसे क्या बेनिफिट होने जा रहा है, क्या फ़ायदा। तो आज इस पॉडकास्ट में दोस्तों बस इतना ही, और फिर अगले पॉडकास्ट में जैसी कि हम लोगों की बात हुई कि मुद्दे क्या हैं इस चुनाव में, उन मुद्दों पे बात करेंगे। अगले पॉडकास्ट में उन मुद्दों की बात करेंगे। और हर पॉडकास्ट में आपको पिछले पॉडकास्ट का जो लिंक है वो ज़रूर हम चस्पा कर देंगे, ताकि आप अगर पिछला प्रोग्राम नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी आपका, और बहुत शुक्रिया आप तमाम साथियों जो इस पॉडकास्ट की दुनिया में हमको और प्रशांत जी को सुन रहे थे। और आप अपनी बातें, अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।